भूमिका में ही सवाल नहीं था ये मुझे नहीं मालूम था, मैं तैयार नहीं था, मुझे लगा सवाल आएगा तो फिर बात होगी। तो फिलहाल मैं यहीं से अपनी बात शुरू करूंगा कि जैसे प्राय ये होता है कि साहित्य पर भी हम बड़ी जिम्मेदारियां डाल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब से 5000 साल का हमारा इतिहास है, लगभग भारत का लिखित पढ़त का इतिहास है, सिंधु सभ्यता से हम मानते हैं, जिसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है, पर वो तब से शुरू होता है। तब से मैं ये मानता हूँ कि कवियों ने बहुत ओवर टाइम किया, जबकि हमारे यहाँ मजाक कवियों का ही बनता है सबसे ज़्यादा। कवि आयुर्वेद का ग्रंथ भी लिखेगा, कवि दर्शन का ग्रंथ भी लिखेगा, कहानी भी लिखेगा। हमारे यहाँ सब कुछ कविता में लिखा गया, और मजाक किसका बना? मजाक भी कवि का बनता है। तो झोला छाप है या क्या करता है, तो मैं कहता हूँ कि कवियों ने इतने ओवर टाइम किए, अब तो उसका मजाक मत उड़ाओ यार। हमारे यहाँ सब कुछ कविता में कहा गया, मतलब कहानियाँ भी कविता में कही गई। ये हम उस देश के वासी हैं जहाँ कहानियाँ भी कविता में कही गई। तो वही बात कई बार सिनेमा पर भी लागू हो जाती है कि जिम्मेदारियाँ हम बहुत डाल देते हैं। तो एक ऐसा बच्चा सिनेमा हो गया है जो जिम्मेदारियों के बस्ते से लदा हुआ है। तो जब हम वहाँ काम करते हैं तो थोड़ी अलग स्थितियाँ होती हैं हमारे लिए। जब हम आलोचकों के साथ होते हैं या गंभीर लोगों के साथ होते हैं तो हम अलग तरह से प्रश्नांकित किए जाते हैं, कटघरे में खड़े किए जाते हैं। तो पर एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं या जिस चीज़ को मैं सिनेमा के लिए लिखते हुए सोचता हूँ या अपना आदर्श मानता हूँ, वो भारतीय परंपरा से है। और वो क्या परंपरा है कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र वो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसका एक पहला श्लोक है। उस श्लोक में उन्होंने कहा है कि नाटक की सफलता की कसौटी क्या है। मैं वो हम हर कला माध्यम पे लागू करता हूँ, मैं अपने लिए भी लागू करता हूँ। भरत मुनि कहते हैं लोक सिद्धि, लोक सिद्धि नाटक की सफलता की कसौटी है। तो जब कई बार मेरे साहित्य के मित्र ये कहते हैं कि कम लोगों ने पढ़ा, कोई बात नहीं, अच्छी किताब कम ही लोग पढ़ते हैं, तो मैं उनसे ऐसा नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगी तो क्या नुकसान कर जाएगी। ये तो विटामिन की तरह है भाई, जितने लोगों तक पहुँचे उतनी तरह अच्छा है। तो मैं इस क्राइटेरिया में नहीं मानता हूँ कि जो कम लोगों तक पहुँचे वो अच्छी चीज़ है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो उसकी गुणवत्ता पर आप सवाल उठाने लगते हो। ऐसा नहीं है। तो मेरे लिए सिनेमा में काम करते हुए हमेशा ये होता है कि लोक सिद्धि को ज़रूर जहन में रखना है कि हमें अच्छा काम करते हुए उसकी रीच बढ़ानी है। हमें चुनौती यही होती है कि रीच बढ़ानी है, वो अधिकतम लोगों तक पहुँचे, और उसके अधिकतम लोगों तक पहुँचाए जाने की चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है। किताब की तरह वो कम निवेश का माध्यम है, सिनेमा एक बहुत बड़े निवेश का माध्यम है, उसकी रिकवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कला से ज़्यादा फिर वो कला से कम नहीं है किसी मायने में कि उसमें व्यापार शामिल है। एक आदमी है जो उसमें निवेश करता है, उस आदमी का पहला कंसर्न ये है कि मेरे निवेश से मुझे लाभ आए, मुनाफा आए। तो उसके बाद फिर क्रिएटिव लोग हैं, वो क्रिएटिव लोगों को ये सोचना है कि मेरी रचनात्मक जो भूख है वो शांत हो जाए, और कोई संदेश देने का मकसद है तो वो संदेश भी दिया जा सके। तो एक बुनियादी बात मुझे सबसे पहले कहनी थी। इस पर मैं अगली बात विजय जी को कहूँगा, विजय जी कुछ पूछें तो फिर मैं जवाब देने की कोशिश करूँ। आपने तो बॉल मेरे कोर्ट में डाल दी, मैं सोच रही थी कि आप ही आगे बढ़ाएंगे। ऐसा सुंदर हो पाएगा। जी जी। तो ऐसा है, चूँकि हमारा विषय है समाज पर सिनेमा का प्रभाव, तो आप ही इस विषय में कुछ और बातें करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। प्रभाव को लेकर मैं यही कहूँगा, प्रभाव से ज़्यादा मुझे वो सोर्स लगता है। इस बात को हम कई बार भूल जाते हैं, कई बार हम जिम्मेदारी बड़ी ये मान लेते हैं। मुझे डिफेंडर ना माना जाए कि मैं मुंबई से आया हूँ तो उसका मैं सारा सुरक्षा में लगा हुआ हूँ, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरा नमक मेरी रोटी वहीं से चलती है, तो कुछ तो मैं कोशिश करूँगा उसे बचाने की। तो पर मुझे ये लगता है कि समाज पे हम प्रभाव डालें उससे पहले ये कि हम समाज से प्रभावित होते हैं। तो
समाज से जब प्रभावित होते हैं तो समाज हमारी वो भावभूमि है या पृष्ठभूमि है जिससे हम अपनी कहानियाँ, अपने किरदार या अपने मुद्दे लेते हैं। तो दूसरी बात ये है कि उन मुद्दों को लेते हुए, किन्हीं कहानियों में गूंथते हुए जब हम वापस उसका रूप बदल कर आपके पास लेकर आते हैं तो उसमें हमारे कुछ इंटेंशन भी शामिल हो जाते हैं। तो उन इंटेंशंस में एक चीज़ ये रहती है, शायद क्योंकि हर कला माध्यम की ज़रूरत है कि केवल सिनेमा नहीं है कि उसमें हर व्यक्ति एक बेहतर दुनिया का सपना देखता है। अगर लेखक भी अगर बेहतर दुनिया का सपना नहीं देखेगा तो मैं मानता हूँ कि वो शायद वो अपने काम को ठीक नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर उसे ये नहीं लगता कि आज जिस दुनिया में हम खड़े हैं वो सब ठीक ठाक है तो वो लिख ही क्यों रहा है। उसे मनोरंजन के तरीके से समाज को देखना है और ये देखना है कि मेरा सपना क्या है, आज से जो मुझे खराब चीज़ें दिख रही हैं मैं उसको बेहतर क्या कर सकता हूँ। कहानी का कोई बिंदु ये कह दे कि यार चाहे वो आज चीज़ आज से 100 साल बाद है, 2 साल बाद संभव है। उदाहरण के तौर पर मैं अक्सर एक गीत का जिक्र करता हूँ। 1982 के आसपास एक फिल्म आई थी, अनिल कपूर, अग्निहोत्री शायद विकास थी उसमें एक गाना था जो जावेद अख्तर साहब ने लिखा था। और वो गाना सीनियर पीढ़ी ने तो यकीनन सुना होगा, बाकी मैं बच्चों से भी उम्मीद करता हूँ कि कभी न कभी हो सकता है कानों में पड़ गया। मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, ये उस गाने का मुखड़ा है। मगर तुम लौट के आओगे ये मत भूल जाना तुम। उसके अंतरे में जावेद अख्तर भविष्य का सपना देते हैं, रिलेशनशिप का सपना देते हैं। हम ये बार बार कहेंगे, लोग कहेंगे कि 1982 के आसपास ऐसा सपना देखने वाला आदमी मूर्ख, आज भी ऐसा देखने वाला मूर्ख आदमी क्या सपना देखा उन्होंने। वो एक सपना ये देखते हैं कि लड़की तुम्हें कोई मिले जो खूबसूरत हो, तुम्हारी दोस्ती की उसको भी ज़रूरत हो। तो ये वो नायिका के मुंह से कहलाते हैं कि जब तुम परदेश में जा रहे हो तो कोई अगर तुम्हें ऐसी लड़की मिले जो खूबसूरत हो, तुम्हारी दोस्ती की उसकी ज़रूरत हो, तुम उससे मिलना, बात करना, हंसना हंसाना तुम, मगर ये मत भूल जाना तुम कि तुम्हें वापस मेरे पास आना। तो ये उदारता 1982 में जावेद अख्तर एक लेखक के तौर पे सिनेमा में दे रहे हैं। तो ठीक वही बात नायक भी कहता है उसको कि तुम भी उदास मत रहना, मेरी तुम पे एक ही शर्त है कि तुम्हें उदास नहीं रहना मेरे पीछे से। तो सवाल ये है कि एक रिलेशनशिप की उदारता लेखक ने गीत के अंतरे में दे दी। सामान्य तौर पे लगेगा कि बहुत सामान्य सा रोमांटिक गीत है, परंतु उस गीत में उस लेखक ने भविष्य का एक सपना रखा, चाहे वो 100 साल बाद संभव हो या आज में अगर वो आज भी कोई लड़की अपने प्रेमी को या पति को ये इजाज़त ना देती हो कि जब मैं नहीं रहूँगी या तुम बाहर चले जाओगे तो तुम अपनी किसी महिला मित्र के साथ तुम मिल लेना, बैठना, बात करना। मैं मानता हूँ हो सकता है आज भी ये असंभव हो, पर एक लेखक सपना देखता है, एक उदार दुनिया की कल्पना करता है, समाज की विसंगतियों से निकलने की बात करता है। तो मैं इसी रूप में सिनेमा को देखता हूँ कि वो कहाँ किस बिंदु पर एक भविष्य के लिए सपना देखता है और उस सपने का संभावित होना या पूरा होना जो है वो उसके हाथ में नहीं। एक लेखक क्या ही कर सकता है, सिनेमा वाला भी क्या ही कर सकता है। सिनेमा भी 140 करोड़ जनसंख्या के देश में आज भी हम ये बात देख सकते हैं कि बाहुबली हो सकता है कि पिछले समय की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म होगी, तो भी हम ये देखेंगे कि उस फिल्म को कितने लोगों ने देख लिया होगा। अगर आप उस डिजिट पे जाओगे तो हो सकता है 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ लोगों ने देख लिया होगा। इतना होगा नहीं, मैं उस डिजिट में का दावा नहीं करता, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस प्रभाविता तक पहुँचने के लिए कि वो समाज को बदल ही डाले, कोई क्रांति कर डाले, ये बात सुंदर सपना तो हो सकती है पर व्यावहारिक रूप से वो चीज़ संभव नहीं। तो ये समाज पर सिनेमा के प्रभाव के बारे में कुछ बातें करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिनेमा समाज से प्रभावित होता है क्योंकि उसे अपनी जो भी सामग्री मिलती है वो समाज से ही लेता है। समाज की परंपरा, समाज के चरित्र, समाज की कथाएं, समाज के संवाद, इन सब पर सिनेमा निर्भर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिनेमा का प्रभाव व्यापक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है।
सिनेमा समाज से क्या क्या लेता है, कुछ आपने बताया है। मैं सिनेमा का समाज पर प्रभाव बताना चाहूँगी। जब बहुत पहले मैं केरल गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो युवा लोग हैं वो हिंदी गाने गाते हैं, होटलों में हिंदी फिल्मी गाने बजते हैं। ये सिनेमा का प्रभाव मैंने देखा। मेरे अलावा कोई वहाँ सलवार कमीज उस समय नहीं पहन रहा था। आज जब जाती हूँ तो वहाँ साड़ी बहुत कम स्त्रियाँ और लड़कियाँ पहनती हैं, सलवार कमीज पैंट शर्ट में दिखाई देती हैं, और ये काफ़ी हद तक सिनेमा के चलते संभव है। वहाँ शादियों में कभी भी मेहंदी, लेडीज संगीत, वरमाला नहीं होती थी, और अब वहाँ ये सब हो रहा है। हालांकि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो जो शादियाँ दिखाते हैं वो बहुत आलीशान होती हैं, उसका फ़ायदा भी है समाज में, उसका नुकसान भी है। लेकिन पूरे उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जो विवाह के रिवाज में, प्रथाओं में परिवर्तन आया है, उसका काफ़ी हद तक श्रेय हम सिनेमा को दे सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल जब बात करते हैं, चाहे वो दक्षिण के हों, पश्चिम के हों, पूर्व के हों, हिंदी खूब बोलते हैं और मज़े में बोलते हैं, और उनके डायलॉग कई बार फिल्मों से आते हैं। सिनेमा समाज पर निगाह रखे रहता है, और सिनेमा ने कई समाज की ऐसी बातों को केंद्र में ला दिया है जो पहले हाशिए पर रहती थी। बहुत सारे मुद्दे सिनेमा ने पहली बार उठाए और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए। मुद्दे थे, उन पर सीमित संख्या में लोग बात करते थे और छोटे समूहों में बात होती थी, लेकिन आज सिनेमा के द्वारा वो मुद्दे बहुत दूर दूर तक पहुँचे हैं और उन पर चर्चा होती है, लोग उससे प्रभावित होते हैं। जैसे कि स्त्रियों से संबंधित मुद्दे, अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दे, और भी तमाम मुद्दे जो कुरीतियाँ हैं समाज की, उनको भी सिनेमा समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। और ये भी वो समाज से उठाता है, समाज से प्रभावित होकर उठाता है, और जिस रूप में वो प्रदर्शित करता है वो समाज को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से ये वृत्त की तरह है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैं चाहूँगी कि दुष्यंत जी बताएं हमें कि कौन कौन से सिनेमा के ऐसे मुद्दे रहे हैं जो समाज से उठाए गए हैं, उदाहरण के साथ बताएं, और उनका समाज पर क्या प्रभाव है। मुझे लगता है पिछले 20-30 सालों में, पिछले 20 सालों में और बेहतर हुआ है कि हमारे यहाँ एक सामान्य सी कहानी के बजाय किसी एक मुद्दे के आसपास किसी कहानी को बुना जाए। प्रेम कहानी के बैकड्रॉप में कुछ और रखा जाए, या फिर ये होना चाहिए कि मान लो टॉयलेट एक प्रेम कथा है, उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जब जिनमें हमने मुद्दों को उठाया। अभी लेटेस्ट फिल्म लापता लेडी जो ऑस्कर में गई है, आप उसका भी उदाहरण देखोगे कि यार हमें अब हमें लगता है कि एक थीम है, उसके आसपास एक कहानी बुनी गई है। पहले अपने आप में एक अलग तरह से वैक्यूम में कहानी चलती थी, तो उससे हमारा सिनेमा एक निकल के आया। सिनेमा का एक और प्रभाव मैं देखती हूँ, वो है राष्ट्रीय समन्वय का, और डबिंग के चलते, सबटाइटल्स के चलते राष्ट्रीय समन्वय और राज्यों, भाषाओं, व्यक्तियों को जोड़ने का काम सिनेमा
बहुत खूबसूरती से कर रहा है। चूँकि हमारे पास समय बहुत कम है, मैं चाहूँगी कि आप अपने प्रश्नों को सामने रखें और दुष्यंत जी उसका उत्तर दें। थैंक यू। नमस्कार सर। जैसा कि सिनेमा का साहित्य का सिनेमा में जो रोल है, आज से कुछ समय पहले तक देखते हैं तो उसमें कविताएं, कहानियां, किताबें दिखाई जाती थी। हीरो हीरोइन किताबें पढ़ते हुए दिखते थे, उसमें विचार विमर्श भी होता था। लेकिन आज का जो सिनेमा है उसमें, चूंकि हमारा जो युवा वर्ग है वो भी इंस्टाग्राम रील चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, यूट्यूब देख रहा है, तो उसका सिनेमा पे भी प्रभाव कम हो गया। कुछ मूवीज होती हैं जिसमें दिखा देते हैं कि ऑथर्स को कोट किया जाता है, काशीनाथ सिंह, मंगलेश डबराल जी, ये सब लोग कोट हो रहे हैं, पर बहुत ही कम मात्रा में। कोई अब जानना नहीं चाह रहा है कि उसने उस किताब में क्या लिखा। तो क्या सिनेमा का ये काम है कि उस किताब को वो लाए, और जैसे एक टीवीएफ की सीरीज आई थी, उसमें अपने सामने एक किताब कोट होती है और उसको अमेजोन पे बेस्ट सेलर हो जाती है। तो ये समाज का काम है सिनेमा को बताना कि आप हमको किताब पढ़ना सिखाइए, या सिनेमा का जो बना रहे हैं, जो लेखक हैं, उनका काम है समाज को उसका दर्पण दिखाना कि आप यूट्यूब से दूर जाइए, फेसबुक से दूर जाइए, इंस्टाग्राम से दूर जाइए, थोड़ा किताबें भी पढ़िए। तो इसमें क्या आपका? मुझे लगता है कि शायद एक वही चीज मुझे लगती है कि मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास लोगों के हाथ में मुझे विनोद कुमार शुक्ल या उदय प्रकाश जी की किताब नहीं दिखती, तो सिनेमा में कैसे आ जाएगी? ठीक है, ठीक पैरेलल उसी परिप्रेक्ष्य में ही मैं बात करूँगा। तो उसमें पर कुछ डायरेक्टर या राइटर वहाँ ऐसे होते हैं जो अपना खाद पानी लिटरेचर से ले रहे होते हैं। लगभग हर लोग लेते हैं, कुछ स्वीकार करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग उसको चोरी मान लेते हैं, कुछ प्रेरणा मान लेते हैं, पढ़ रहे होते हैं, मैं यकीनन मानता हूँ। तो उस खाद पानी लेने वाले में कुछ लोग उस पर ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो वो चाहते हैं अपना प्रिय लेखक, उसकी कोई बात वो उसमें आ जाए। तो जैसे आप ये मान के चलिए कि शायद मसान में भी शायद एक जिक्र है, निदा फाजली का शेर पढ़ते हैं, तो देखिए उसमें वरुण ग्रोवर की सेंसिबिलिटी है कि वो चाहते हैं कि यार मतलब मेरे आसपास हिंदी का कोई ना कोई ट्रिगर रहना चाहिए, हिंदी लिटरेचर से कोई बात नहीं। दूसरा मैं एक चीज मानता हूँ कि ये पिछले कुछ लंबे समय से मैं लगातार वहाँ काम करते हुए महसूस करता हूँ कि हमारे स्टूडियो सिस्टम एक आया और उसमें अंग्रेजी मीडियम से पढ़ना तो वह पहली बात हो गई। विदेश से पढ़ के ही फिल्म मेकिंग जो लोग पढ़ के आए हैं वो भारतीय कहानियों का रेफरेंस कहाँ से लेंगे? वो नहीं ले सकते भाई। वो कहाँ जो वहाँ कहानी तय करने वाले लोग हैं, एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग हैं, उनके रेफरेंसेस भाई साहब विदेश से ही आए। तो उनके संदर्भ यहाँ से आ ही नहीं रहा। जब संदर्भ आ ही नहीं रहा, कोई मेरे जैसा आप जैसा आदमी हिंदी वाला वहाँ जाके मतलब जूझता है किसी तरह से, पहले तो उसे अपनी बात ही समझाने में जोर आता है। उसको बताना पड़ता है कि विनोद कुमार शुक्ल को कभी भी नॉवल मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट हो। उसको पता ही नहीं कि विनोद कुमार शुक्ल कितने बड़े आदमी हैं या कितना अच्छा लिखा है। बड़े छोटे की बात हम निकाल दें कि यार उनके यहाँ हमें क्या सेंसिबिलिटी मिलती है, और जिस ऑडियंस को आप एड्रेस करना चाहते हो उस ऑडियंस की तकलीफें, उनके दुख, उनके सुख, उनकी भावनाएं उनके यहाँ बहुत जिंदा मिलती हैं, जो हमें बाहर वालों में नहीं मिलती। पर उसे लगता है कि नहीं यार अच्छी बात कही गई है तो वो बाहर से घूम के आ गई तो वहाँ से मिल जाएगी। तो मैं हमेशा इसमें उम्मीद में रहता हूँ, क्योंकि आशा अमर धन है, तो उम्मीद पे ही कुछ कर सकते हैं हम लोग। अगला सवाल। नमस्ते सर, मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ और जर्नलिज्म भी वहाँ बॉलीवुड में किया है 10 साल। सर मेरा ये सवाल रहेगा कि जो एक राइटर है और वो जब अपनी बुक
का जो राइट्स है डायरेक्टर को देते हैं तो बहुत सारा कमर्शियल एस्पेक्ट्स होता है। राजी की अगर मैं एग्जांपल दूँ, राजी का, तो मेघना जी ने जो फिल्म बनाई, फिर बाद में बातें ये हुई मीडिया के सामने कि जो राइटर है वो उस चीज़ से बहुत नाखुश थे। उन्होंने कहा कि बहुत जो पोर्ट्रेयल रहा है उनकी बुक से बहुत ही इतर रहा और बहुत कमर्शियल एस्पेक्ट और बहुत एक लेफ्ट और राइट विंग वाली चीज़ें भी रही। तो जो एक राइटर के तौर पे वो कितना मतलब दुखदाई होता है, क्योंकि आप भी एक राइटर है। अब जब आपकी किताब अगर उसका एग्जीक्यूशन हो अगर फिल्मों में, तो वो कमर्शियल एस्पेक्ट और प्रोड्यूसर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो आप लोगों के लिए मतलब दुखदाई होता है या फिर किस तरीके का एक समायोजन होता है? तो मैं हमेशा याद करता हूँ कि मार्केज पिछली सदी के सबसे बड़े दुनिया के स्टोरी टेलर माने गए, नोबेल भी मिला ही उनको। मार्केज एक फिल्म स्कूल के फाउंडर भी थे, पर उन्होंने पूरे जीवन भर ये कोशिश की कि उनकी किसी किताब पे सिनेमा ना बन जाए। मैं एक बड़ा कंट्रास्ट देखता हूँ कि वाई मार्केज डिसाइडेड इट कि यार मेरी किसी किताब पे सिनेमा ना बने। अब मैं आता हूँ पर्सनल मेरे एक्सपीरियंसेस पे। मैं लंबे समय से कहानियाँ लिखता रहा हूँ, ये मेरी कहानी जैसे नई किताब है पेनिंग से, तो ये प्रचार भी कर रहा हूँ आपके सामने। तो बात इस रूप में है कि मैं ही मानता हूँ कि जब मैं लिटरेचर में कोई कहानी लिखूँ तो ऐसी कहानी लिखूँ जो सिनेमा के पर्दे पर ना आ सके। मैं उस मीडियम के लिए नहीं लिख रहा हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी किताब की कोई कहानी सिनेमा में कन्वर्ट हो। मैं मानता हूँ उसमें एलिमेंट ही नहीं होने चाहिए, विजुअल एलिमेंट ही नहीं होने चाहिए। उस मेरे एलिमेंट में होना चाहिए नैरेटिव, अंदर की बात होनी चाहिए जो पर्दे पे दिख ही ना पाए। मैं मेरी सफलता वो होगी कि जहाँ वो उसमें आ ही नहीं पाए, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि अगर बाई चांस कोई सिर्फ भिगो के आ जाए मेरे पास कि भाई करना ही है, ये कहानी मुझे पसंद ही आ गई है, तो फिर मैं ये मानूंगा कि भाई वो ये किसी एसेंस का रूपांतरण है। तो उस रूपांतरण में ट्रांसलेशन है, बेसिकली वो अलग मीडियम में जाना है। तो मैं मानता हूँ कि लेखक को मेरी जैसे मैं नहीं अपेक्षा करूंगा, मैं कतई अपेक्षा नहीं करूंगा। मैं मानूंगा कि यार दोनों अलग रूप हैं, वो जैसा करे, वो जैसा निभाए, वो उसकी इच्छा है। उसने मेरी किताब से जो लेना था वो ले लिया। हाँ, मैं ये जरूर चाहूंगा कि पैसा ठीक से मिल जाए मुझे, और वो हो सकता है बहुत से नाराज लेखकों की वजह भी हो बाद में जब वो किताब पे सिनेमा बन रहा होगा जब, तो या फिर जैसे चेतन भगत की किताब आई तो उसमें क्रेडिट एंड क्रेडिट में डाल दिया गया था। झगड़ा इतना प्रबल हुआ कुछ करने के लिए। 3 इडियट जब बन रही थी तो चेतन भगत जैसे बड़े राइटर के साथ भी ये हुआ कि इनिशियल क्रेडिट में नाम नहीं आया, एंड रोलिंग क्रेडिट में नाम आया। वो बहुत ही ऐसा माना जाता है कि यानी सम्मानपूर्ण क्रेडिट नहीं है कि बेस्ड ऑन द नॉवेल ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये एक मैं ऐसी चीज मानता हूँ कि ये लड़ाई हमेशा रहेगी। कारण ये है कि किताब जो है अल्टीमेटली इट्स ए मीडियम ऑफ द राइटर, सिनेमा इज अल्टीमेटली मीडियम ऑफ द डायरेक्टर। ये हमको समझना पड़ता है कि वहाँ राइटर हमेशा सहयोगी है, निर्देशक की कल्पना को मूर्त रूप देने वालों में। और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि किताब जो है ना वो अल्टीमेटली लेखक का ही मीडियम है, उसके सपनों का ही रूपांतरण होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये झगड़े हमेशा से रहेंगे। मतलब कि अगर शुद्ध साहित्य से आया हुआ आदमी है तो उसको लगेगा कि मेरी सेंसिबिलिटी का निबाह नहीं हो पाया। सिनेमा वाला उसमें दूसरी चीज़ों को देखने की कोशिश भी करेगा। हालांकि मैं ही मानता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि किताब से बड़ा सिनेमा बन जाता है। हाँ, जैसे मैं रिसेंटली देखूँ 12th फेल जो फिल्म आई है वो मुझे लगता है किताब से कहीं बड़ी हो गई है। अच्छा काम किया उन्होंने, और शायद लेखक को भी शायद उससे शिकायत भी नहीं होगी। और दूसरी बात जो आपने राजी का एग्जाम्पल दिया, हरविंदर सिक्का शायद उसके लेखक है मेरे ख्याल से शायद। तो खैर कुल मिला के वो उनके ज़ाती मसले होते। मतलब मैं मानता हूँ कई बार डायरेक्टर और किताब के लेखक का जो रिश्ता है ना वो इतना ही ऐसा ही रिश्ता होता है जैसे पति पत्नी की लड़ाई का जो रिश्ता होता है। तो जिसको मैं पंजाबी बैकग्राउंड से थोड़ा आता हूँ तो हमारे यहाँ कहते हैं कि सच्चे आशिकां की लड़ाई जिਵੇਂ दुध ते मलाई, हाँ, तो दूध से मलाई हटाई और वो पहले जैसे फिर हो गए। हाँ, तो वही पति पत्नी का झगड़ा भी ऐसा होता है, शाम को झगड़े अगले दिन सुबह फिर वैसे ही है कि लाओ चाय बना के लेके आओ। अगले सवाल पे हम जाएंगे। थैंक यू। हेलो उदाहरणों के साथ अपनी बात को स्पष्ट किया। मैं समझती हूँ कि प्रश्न की एक सवाल और ले लेते हैं मैम हम। ये इस सेशन का आखिरी सवाल होगा। हेलो सर। जी।
मेरा नाम किशोर कुमार महतो है और मैं इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन में बीएड का स्टूडेंट हूँ। सर, जैसा आपने कहा, हम लोग का जो समाज है उसी से फिल्में भी, बॉलीवुड भी उसी से लेता है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं तो ह्यूमैनिटीज़ का छात्र रहा हूँ, तो कोई चीज़ को ऐसे अकेला देखना कि सब जुड़ी हुई है। अगर हम हमारे चाहे हिस्ट्री की बात करें तो गांधी जी भी महिलाओं की भूमिका तभी स्वीकारते हैं जब लगता है कि समाज से महिलाएं धीरे धीरे आ रही हैं, तभी उनको एक्सेप्ट करते हैं। चाहे अम्बेडकर जैसे आपको शेड्यूल कास्ट को लेके चलते हैं, तो गांधी भी विलेज कार्यक्रम चलाते हैं। तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो बॉलीवुड है, जो हमारा इंडियन सिनेमा है, अभी कुछ पर्टिकुलर, क्या बोलेंगे, कुछ पर्टिकुलर कल्चर कोई उसमें जाता है। हमारे जैसे फॉर एग्जांपल मैं झारखंड के छोटा नागपुर पठार के सरायकेला खरसवां जिले में रहता हूँ। मेरे यहाँ भी आसपास मेरा अपना कल्चर है, मेरे अपना जो कुछ वैल्यूज है, हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो कब हमें हमारे जो फिल्मों में नजर आएंगे। चाहे हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट अभी छूटा हुआ है, उनके कल्चर्स का हमें पता नहीं है। केवल पुस्तकों से जो जानकारी मिली है, लेकिन बड़े पर्दे पे उनके कल्चर को हम नहीं समझ पा रहे। बहुत सुंदर, बहुत भावनात्मक, बहुत ही प्यारा सवाल जी है। जी, ये सवाल इससे मैं भी जुड़ता रहता हूँ। और जैसे कि साउथ की बात है, साउथ की फिल्मों को देख के हमने उनके कल्चर को समझा, जाना और जान भी रहे हैं, अच्छा लगता है। तो मेरा मानना है कि अगर हमारे चारों तरफ की जो भागीदारी उतनी अच्छी होती तो हम सभी कल्चर को समझ पाते हैं। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, पूरे भारत को, चाहे अंडमान हो, चाहे लक्षद्वीप हो, सभी को हम समझ पाते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है सर कि आगे फ्यूचर में? बिल्कुल हो सकता है। इसमें बात सिर्फ एक यही है कि कोई भी डायरेक्टर कहानी, क्योंकि फिल्म बनने का काम 3 या 4 साल का कम से कम, 5 साल तक आप, आजकल तो जमाना ये 5 साल कोई प्रेमिका नहीं रहती, उससे पहले ब्रेकअप हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि 5 साल आप एक कहानी को प्यार करें शिद्दत से, ऐसी कहानी को रिलेट कौन करेगा? पहले डायरेक्टर को रिलेट करना पड़ेगा। तो जिस कहानी से डायरेक्टर रिलेट करेगा वो उसके अपने बैकग्राउंड से आती है, या कि अपने उसके जीवन से उसका कोई सिरा जुड़ता है, कोई इमोशन जुड़ता है, कोई दुख जुड़ता है। तो मैं कहूँगा कि कहानियाँ तब आती है कि भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर तब बनी ना कि अनुराग कश्यप यहाँ से निकल के वहाँ गया। हम में से कोई आदमी वहां जाता है जिसकी सेंसिबिलिटी उस कहानी के साथ होती है, उस कहानी के साथ जिद करता है, इंसल्ट सहन करता है, 50 दरवाजे खटखटाता है, तब जाके कहानी पर्दे पे आती है। तो हम में से कोई जाएगा, कोई राइटर बनेगा, कोई डायरेक्टर बनेगा, इन बच्चों में से कोई बनेगा, तब कहानियां बनती हैं। वरना करण जौहर के यहाँ तो करण जौहर वाली कहानियां आएंगी ना, जिस समाज से वो उठ के आया है, जिस समाज से वो जीता रहा है, अपनी ऊर्जा लेता रहा है। तो ये जिम्मेदारी हम पे ही है कि हम अपने बच्चों को आसपास इंस्पायर करें कि तुम अपनी कहानी कहो। हम वहां भी तो दरवाजे खटखटाने, प्रोड्यूसर को जाके बताना है कि कहानी सुंदर है और मैं मेरे इलाके की कहानी कह रहा हूँ, उसको दरवाजे खटखटाने हैं। तो ये इस सवाल का जवाब मुझे इसी तरह से समझ में आता है। एक मैं आयोजकों और विजय शर्मा जी से माफी चाहते हुए कहूंगा कि एक सवाल बच्चों में से लीजिए, सब बड़ों ने सवाल पूछे मुझसे। हाँ हाँ, एक कोई स्टूडेंट्स में यंग से जो सवाल जरूर आना चाहिए। हाँ, एक हाथ उठा से पीछे से। हाँ, ये मतलब कम उम्र वाले बच्चे हैं, बीएड का स्टूडेंट वो व्यस्त स्टूडेंट है हमारी उम्र के, वो फिल्म बना सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्ते सर, मेरा सवाल ये है कि सिनेमा को समाज का आईना कहते हैं और ये बात कई हद तक सही भी है। और पूरा जो इंडिया है और यह पूरा वर्ल्ड भी जो है वो सिनेमा से कहीं ना कुछ सीखता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो फिर ये चीज़ सभी को पता है और फिल्म डायरेक्टर्स को भी पता होगी, मेकर्स को भी पता होगी। तो बस मैं सवाल ये है कि जब मेकर्स को भी ये बात पता है कि हमारी फिल्में देख के ऑडियंस इन्फ्लुएंस होती है, समाज प्रभावित होता है, फिर भी फिल्मों में ऐसे कुछ ऑब्सेस सीन्स क्यों होते हैं जो समाज के लिए एकदम सही नहीं होते हैं? और ये बात अभी नहीं है, बहुत पुरानी पिक्चर्स में भी ऐसे सीन्स हैं या कुछ ऐसी स्टोरी लाइन प्लॉट्स हैं जो स्टोरी मतलब फिल्म और समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लाइक वो लड़की का छेड़ना हो या फिर गाड़ी भगाना हो, गाड़ी उड़ाना हो या कुछ भी। ठीक है, मैं आपका सवाल समझने उसके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखो, मुझे लगता है कई बार तो उजाले तक पहुंचने का रास्ता अंधेरे से होकर जाता है। डायरेक्टर उस कहने से आप तक को कहना क्या चाह रहे हैं? हम
कई बार विलेन को इसलिए बड़ा बनाते हैं ताकि हम ये बता दें कि हीरो आएगा, उसको मारेगा और बताएगा कि सच की जीत हुई, अंधेरा हार गया है। तो बहुत बार हम सिनेमा में या किसी भी कहानी में बुराई इसलिए दिखाते हैं कि हम अच्छाई को स्थापित कर पाएँ। तो लड़की का छेड़ना दिखाना है कुछ भी है, तो उसके बाद हम काउंटर क्या दिखाएंगे कि लड़की को छेड़ने के बाद उसका क्या हुआ, क्या वो पुलिस वाले हो गए, उसकी वहाँ पिटाई हुई, तो हमने एक मैसेज दिया ना वहाँ पे। तो सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि हम ये देखें कि अगर इम्पैक्ट की बात करेंगे, समाज पर इम्पैक्ट की बात करेंगे, उस हिसाब से हम ये दिखा दें कि जो समाज को अच्छा मैसेज नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ भी ये होगा कि वो जो चीज़ दिखाई जा रही है उसके पीछे डायरेक्टर का मकसद क्या है। मैं ऐसी फिल्मों के मकसद के साथ मैं खड़ा नहीं होऊंगा जो अपने आप में क्लैरिटी के साथ या थोड़े धीमे शब्दों में अपना एक मैसेज कन्वे नहीं करती है बुराई को दिखाते हुए। मैं उनके साथ खड़ा नहीं होऊंगा, फिर मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। पर मुझे ये लगता है कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्राय ये कोशिश ये करता है कि बुराई दिखाते हुए वो अंततः ये दिखा दे कि इस बुराई का नतीजा बुरा हो। ठीक है, बहुत बहुत और प्रश्न पूछना चाहते होंगे, कुछ संकोचवश नहीं पूछ रहे हैं, कुछ समय की कमी के चलते हम लोग नहीं पूछने दे रहे हैं। जो बात कह के मैं इस सेशन को समाप्त करूंगी वो ये है कि झारखंड से भी सिनेमा बन रहा है। आप निरंजन कुजूर की फिल्में देखें, महादेव टोपो जी जिनको यहाँ आना है, पता नहीं वो आए हैं या नहीं, लेकिन उनको यहाँ आना था। वो एक्टिंग करते हैं और झारखंड के सिनेमा से बहुत शिद्दत से जुड़े हुए हैं। यहाँ की कहानियों को, यहाँ के प्रतिरोध को लेकर के बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री बनी है, गांव छाड़ब नहीं, आप उसे देखिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की बातें नहीं पहुँच रही हैं और सिनेमा देखा जा रहा है, इनकी सराहना हो रही है। निरंजन कुजूर को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मैंने खुद नॉर्थ ईस्ट की बहुत फिल्में देखी हैं, सब टाइटल्स के माध्यम से देखी हैं, कुछ डबिंग के माध्यम से देखी है। हम देखना चाहते हैं, खोजेंगे तो हमें दूर दराज की चीज़ें भी मिलती हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि नहीं हैं वो भी हैं, हमें खोजना है। और ऐसी बात है कि साहित्य और सिनेमा दोनों ही दो भिन्न विधाएं हैं, दो भिन्न माध्यम हैं। बांग्ला में सिनेमा को बोई कहते हैं, फ्रांस में ओटूर थ्योरी आती है, क्योंकि जिस तरीके से किताब लेखक की होती है वैसे ही सिनेमा निर्देशक का होता है, इसीलिए वहीं से ओटूर थ्योरी आती है। कभी कभी किताबों पर, साहित्य पर बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, कभी सामान्य बनती हैं, कभी अच्छी नहीं बनती हैं। अगर आप देखेंगे तो बंगाल की अधिकांश फिल्में आपको साहित्य आधारित फिल्में मिलेंगी जिन्होंने विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है, भारत को पहुंचाया है, सिनेमा मानचित्र पर स्थापित किया है। वो किताबें आधारित फिल्में ही हैं। कई बार विदेशी फिल्में भी आप देखते हैं, अगर आपने किताब पढ़ रखी है तो आप तुलना करने लगते हैं, लेकिन दर्शक को भी ये समझना है कि दोनों दो माध्यम हैं, दोनों को अलग अलग तरह से जानना, समझना, देखना है। किताब पढ़ रहे हैं तो साहित्य की दृष्टि से देखना है, फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म की दृष्टि से देखना है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी, साहित्य के लिए हम प्रशिक्षित होते हैं, हम शिक्षा लेते हैं, सिनेमा के दर्शक बनने के लिए भी हमारे प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। अगर हम प्रशिक्षित दर्शक हैं तो सिनेमा को हम बेहतर समझ सकते हैं, सिनेमा को हम सिनेमा की तरह देखेंगे और तब तय कर सकते हैं सिनेमा अच्छा बना है, सामान्य बना है या खराब बना है। एक फिल्म आप देखिए, सोफीज चॉइस। सोफीज चॉइस पुस्तक पर आधारित है। किताब जितनी खूबसूरत है, जितनी त्रासक है, उतनी ही त्रासक फिल्म है, उतनी ही खूबसूरत फिल्म है। इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आपने हम दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुनी, प्रश्नों के उत्तर दुष्यंत जी ने बहुत खूबसूरत ढंग से दिए। आप सबका धन्यवाद।